हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वहां पे 11th स्टैंडर्ड के कुछ मतलब वहां पे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स देखे थे। फिर हमने 3 थ्योरम वहां पे डिराइव किए थे और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्ट्रेट लाइन में हमने होमोजीनियस इक्वेशन देखा था, उसके बाद में वहां पे डिग्री देखा था क्या होता है, और फिर कंबाइंड इक्वेशन देखा था और जॉइंट इक्वेशन देखा था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम वो आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है अच्छे से। नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, इसमें वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता था, जो कि हम लोग क्या बोलते थे, डेल्टा बोलते थे। नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डेल्टा पे मतलब डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है, ये डेल्टा पे डिपेंड होता है। और जो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट होता है वो स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होता था, बट इस कंडीशन में ये डिफरेंट होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट, इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी रहता है। एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जब वहां पे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो यहां पे रियल एंड अनइक्वल आता था। क्या आता था, रियल एंड अनइक्वल। इसके लिए क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। जो नेचर ऑफ रूट होता है इसके लिए क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। सेकेंड है यहां पे, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 होगा तो यहां पे लाइंस जो है ना वो कोइंसाइड करेगा। वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, या फिर रियल होता था। यहां पे क्या होता था, रियल होता था। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, लाइंस आर कोइंसिडेंट, और सिर्फ क्या होता था, रियल होता था, रियल एंड इक्वल, सॉरी, रियल एंड इक्वल। लास्ट पॉइंट है, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होता था। इफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इज लेस देन 0, इसके लिए क्या होता था स्टूडेंट, नॉट रियल। इसके लिए क्या रहता था, नॉट रियल। जब नेगेटिव होगा ना तो वो क्या होगा, नॉट रियल हो जाएगा। बाकी अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव होगा तो उसके लिए रियल एंड अनइक्वल आएगा। बट अगर वो इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट तो लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होंगे, या फिर जो भी रियल एंड अनइक्वल, मतलब सॉरी, रियल एंड इक्वल होता है। फिर लास्ट है, जब यहां पे लेस देन 0 होगा तो स्टूडेंट लेस देन 0 के लिए यहां पे क्या आता है, नॉट रियल आता है। क्या आता है, नॉट रियल। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और नेचर ऑफ रूट्स जो है वो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद में हमने देखा था कि जो फॉर्मूला मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो फॉर्मूला मेथड था वो क्या था, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्या था, 2a था। फॉर्मूला मेथड के लिए यहां पे फॉर्मूला क्या था, कंसीडर करो एक वेरिएबल यहां पे, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्या था, 2a था। स्टूडेंट यहां पे एक वैल्यू पॉजिटिव में रहता है और एक वैल्यू किस में रहता है, नेगेटिव में रहता है। तो हमें जो पॉजिटिव वाला है इसमें 2 रूट होते थे,
एक अल्फा होता था और एक बीटा होता था। अल्फा और बीटा ये क्या होते हैं, रूट होते थे। तो अगर हम लोग अल्फा लिखते हैं तो अल्फा किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अल्फा और बीटा ये जो होता है वो क्या होता है, रूट होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अल्फा के लिए हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और बीटा के लिए क्या करोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो अल्फा जो होगा वो प्लस के लिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। एंड स्टूडेंट बीटा के लिए क्या हो जाएगा ना, बीटा के लिए हम माइनस वाला कंसीडर करेंगे। यहां पे कैसे प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस किसके लिए, अल्फा के लिए, और माइनस किसके लिए, बीटा के लिए। तो माइनस ऑफ बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्या होगा 2a। सो यहां पे ना हमने लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा करते हो तो यहां पे क्या मिलता है, ये जो दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, अल्फा वाले टर्म को और बीटा वाले टर्म को अगर हम लोग प्लस करते हैं स्टूडेंट, तो ये कैसा हो जाता था ना, यहां पे माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्या आता था 2a। ये किसका पार्ट हो गया, अल्फा का हो गया। ठीक है, फिर साइन क्या है, यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां पे हमने प्लस लिखा। सो स्टूडेंट बीटा के लिए जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव में है, तो यहां पे माइनस ऑफ बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्या है 2a है। तो अब देखेंगे इसमें हम लोग जो डिनोमिनेटर है, जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो न्यूमरेटर को हम अगर ऐड करेंगे तो माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 2b, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, माइनस बी और माइनस बी कितनी टाइम हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स बी हो जाएगा। और डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन है तो वो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। सो स्टूडेंट यहां पे जो ये 2 और 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई a। ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है इसके बारे में। अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। और जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो सी अपॉन ए आता है। तो प्रोडक्ट करने के बाद में ये प्लस के लिए हो गया, और जब मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, तब सेम वैसे ही करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सी अपॉन क्या आता है, ए आता है। तो जब दो रूट अगर प्लस में होंगे तो हमेशा क्या फॉर्मूला यूज होगा, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, माइनस बी मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता था वो कैसे रहता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो b है ना वो किसका कोएफिशिएंट है, x का। वो किसका कोएफिशिएंट है, x का। और जो a है वो किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो यहां पे इसको अगर फॉर्मूले में थोड़ा सा, यहां पे हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहेंगे इसको, तो माइनस साइन वैसे ही रखो, माइनस साइन वैसे रखेंगे। b किसका कोएफिशिएंट है, x का। तो यहां पे लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है। और इसके लिए c अपॉन a, ये जो रहता है न्यूमरेटर में वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है, और डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसमें कैसा ना, हम लोग रूट को जो है अल्फा और बीटा के टर्म्स में कंसीडर करते थे, बट स्टूडेंट हमें ना स्ट्रेट लाइन में अल्फा और बीटा जो है रूट होता था, बट स्ट्रेट लाइन में इसको हम लोग स्लोप कंसीडर करते हैं। अल्फा को m1 मानना है, अल्फा को m1 मानना है, और बीटा को क्या मानना है, m2 मानना है। स्लोप्स कंसीडर करना है, ये आप लोग यहां पे लिखना नहीं,
ये मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। अल्फा की जगह पे m1 और बीटा की जगह पे m2 कंसीडर करना है। बट उसके पहले जो हमें इक्वेशन मिला था वो होमोजीनियस इक्वेशन था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं था, वो होमोजीनियस इक्वेशन था जिसमें सबका डिग्री कितना होता था, 2 होता था। अब जैसे कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो 2 आता है, बट उसमें कैसे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। बट जो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल आते हैं, एक x आता है और एक y आता है। तो वो होमोजीनियस इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना तो उसका एक अलग से नाम है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। ये काफी मतलब क्वेश्चंस में यूज हुआ है ये इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन तब यूज करना होता है जब हमें होमोजीनियस इक्वेशन में स्लोप की बात आएगी। तब होमोजीनियस इक्वेशन में यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, होमोजीनियस इक्वेशन में अगर स्लोप आता है तब हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमने होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, जब कभी होमोजीनियस इक्वेशन आया और स्लोप की बात आएगी तब हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो होता क्या है, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या था। सो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y क्या था होमोजीनियस इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमने सेकेंड थ्योरम में स्टूडेंट डिराइव किया था ये इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद में अब हमें इसको ना इन टर्म्स ऑफ स्लोप कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx, जो मैंने फोर्थ टाइप बताया था, फोर्थ टाइप जो फर्स्ट लेक्चर के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहां पे अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, passing through the origin is given by y equals to mx। y equals to क्या था स्टूडेंट, mx था। सो अब क्या करना है हमें, अगर हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखना है। तो अगर इसमें सिर्फ स्लोप का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो स्लोप का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू m आ जाएगा। y इक्वल्स टू y बाय एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। सो हमने पहले क्या किया, होमोजीनियस इक्वेशन पहले लिखा यहां पे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। उसके बाद में जब कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन ये होता है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन को ना इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखना है। तो स्लोप आने के लिए y अपॉन एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, y अपॉन एक्स आना चाहिए। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो ये इक्वेशन को, ax स्क्वायर है, 2hxy है, फिर by स्क्वायर है। अच्छा, तो हमें x स्क्वायर मतलब y के डिनोमिनेटर में x चाहिए, y के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x चाहिए। अगर y 2 टाइम्स है तो आप उसको डिवाइड बाय x स्क्वायर करोगे। अगर y 3 टाइम्स है, क्योंकि अगर दोनों का पावर जब सेम होगा तभी वो लोग एक साथ में लिख सकते हैं। अब इसमें देखो जो y है, जो y का टर्म है यहां पे लास्ट वाला टर्म by स्क्वायर, इसमें y का जो मैक्सिमम पावर है ना स्टूडेंट वो 2 है। तो इसको हम लोग ना इसके नीचे कैसे, हमें जितना पावर y का होगा उतना ही पावर x का भी होना चाहिए। तो इसका y का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो इसको हम लोग x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर। सो स्टूडेंट अगर हम लोग x स्क्वायर के इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1,
सो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन 1 से देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये मैं लिख देता हूं एक बार कैसा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 था। तो हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, पूरे टर्म्स को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। राइट साइड में 0 के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा। सो स्टूडेंट्स वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करोगे, इसमें अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें कैसा हो जाएगा, एक्स 2 टाइम है और 1 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट ए है, फिर 2h, देखो ये y है और नीचे एक x है, तो y अपॉन x लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर लास्ट में b वैसे लिखेंगे, जब दोनों की पावर में 2 है तो उसको द होल स्क्वायर लिख देते हैं, y अपॉन x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो स्टार में मैंने जो इक्वेशन लिखा है उसमें y के डिनोमिनेटर में x है, तो जब y के डिनोमिनेटर में x है तो उसको हम लोग m सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है ना, इसमें हम लोग जहां पे भी y अपॉन x होगा वहां पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, m सब्सटीट्यूट करोगे। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, a प्लस 2h, ये प्लेस पे क्या लिखेंगे, m प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो अगर अब इस इक्वेशन को देखोगे आप ध्यान से, तो इसमें एक ही ऐसा मतलब वैल्यू है जो हमें मालूम नहीं, कौन, m। ये m जो है वो स्लोप होता है, तो देयरफॉर ये अरेंज करते हैं, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अब ये देखोगे इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, पहले स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे भी देखो स्टूडेंट ये कैसे, m स्क्वायर है, फिर m का टर्म है और फिर a है, फिर यहां पे 0 है। ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक। और स्टूडेंट इसी को हम ना ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। हम लोग हर क्वेश्चन में ऐसे डिराइव नहीं करेंगे इसको, हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन का डिग्री 2 x एंड y में, और उसके बाद में डायरेक्ट लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, और फिर ये इक्वेशन हम लोग वहां पे लिखेंगे, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। सो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमें कब यूज करना है स्टूडेंट, जब ना होमोजेनियस इक्वेशन में स्लोप की बात आएगी। तो जब भी स्लोप आएगा, इसमें देखो कहीं पे भी स्लोप है नहीं, तो इसको हम लोग y स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन को किसमें, स्लोप के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है। सो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से कुछ और रिजल्ट्स हम लोग मतलब इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे तो स्टूडेंट यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या मिला, बी एम स्क्वायर, इसको नोट में लिखिएगा आप लोग, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या मिला हमें, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, प्लस a इक्वल्स टू 0। सो अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग विथ यहां पे कैसा ना स्टूडेंट, स्मॉल a स्मॉल b पहले से ही दिया है, तो हम लोग ना कैपिटल a कैपिटल b कंसीडर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, या तो m के टर्म्स में है तो m लिख देते हैं, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो स्टूडेंट यहां पे देखोगे स्क्वायर जो है, मतलब m स्क्वायर के आगे कौन है, a है, कैपिटल a है, यहाँ पे m स्क्वायर के आगे कौन है, b है। तो जो हमारा
कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, बी आ जाएगा, और कैपिटल बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा, और कैपिटल सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। अब हमने देखा था कि यहाँ पे सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है, सॉरी सम ऑफ द रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो रूट होता है स्टूडेंट ना, उसको हम लोग m1 और m2 कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करोगे, m1 और m2। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन। अब आप लोगों को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक ही लाइन है तो इसमें दो स्लोप कैसे आया, ये एक ही लाइन है ना तो इसमें दो स्लोप कैसे आया। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन मिला है ये हमें किससे मिला है, होमोजीनियस इक्वेशन से। और होमोजीनियस इक्वेशन कितने कितने लाइन से फ्रेम होता है, दो लाइन से फ्रेम होता है। सो ये दो लाइन का एक कंबाइंड इक्वेशन होता है। सो इसमें दो लाइन होती है, तो फर्स्ट लाइन के लिए स्लोप m1 और सेकेंड लाइन के लिए क्या, m2। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने जो सम ऑफ द स्लोप के लिए फॉर्मूला लिखा था, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला, तो m1 प्लस m2 वो क्या फॉर्मूला था, माइनस ऑफ b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। सो यहां पे माइनस बी अपॉन ए, तो b का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहां पे माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2h, और a का वैल्यू क्या है, b है। ये रिजल्ट हमें बहुत जगह यूज करना है। m1 प्लस m2 का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ 2h अपॉन b के इक्वल आता है। और जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 वो किसके इक्वल था, c अपॉन ए के। सो स्टूडेंट यहां पे c का वैल्यू क्या है, a है, और a का वैल्यू क्या है, b है। तो यहां पे ये जो सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ये हमेशा यूज होंगे। अगर हमें होमोजेनियस इक्वेशन दिया है तभी भी यही सेम फॉर्मूला आता है, माइनस ऑफ 2h अपॉन बी, और ये इसके लिए क्या आ जाएगा, a अपॉन बी आ जाएगा। सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, सम ऑफ द स्लोप्स, और इसको क्या रीड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। एक्सरसाइज के सम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए काफी मतलब हेल्पफुल रहता है। सो ये सब अच्छे से पॉइंट्स वगैरह याद रखना है आप लोगों को। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, bm स्क्वायर प्लस 2hn प्लस a इक्वल्स टू 0। ये कब यूज करना है, जब हमें होमोजीनियस इक्वेशन को स्लोप के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे सो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहां पे देखते हैं, पेज नंबर 119 पे है, एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलता है हमें, जब हम दो इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमें पहले क्या यहां पे कैलकुलेट करना है, कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है। क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे इसमें क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन हो गया, और दूसरी लाइन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट इसके लिए जो कंबाइंड इक्वेशन होगा, फर्स्ट यहां पे क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो जो कंबाइंड इक्वेशन होता है इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। और ये स्टूडेंट पेपर में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ये सब जितने भी सम्स है ये 2 मार्क्स के लिए, ये लास्ट के थोड़े 3 मार्क्स के लिए हो जाएंगे, बाकी के फर्स्ट और सेकंड जो है वो 2 मार्क्स के लिए। सो कंबाइंड इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन
क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कभी भी याद रखना, ज्वाइंट इक्वेशन जब निकाल रहे हो तो ये कैसा, एक मिनट, ये कैसे, 2x पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x के साथ हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, और x इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2xy। अब y को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 3xy हो जाएगा। लास्ट में देखो ये प्लस y है और ये माइनस y है, सो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो लाइक टर्म्स को साथ में रखेंगे, 6x स्क्वायर, ये माइनस में है स्टूडेंट और ये प्लस में है, सो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सो +3 में से -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहां पे 1xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। सो ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है। और देखोगे स्टूडेंट, अगर कंबाइंड इक्वेशन जो होता है ना, अगर लाइन के लिए है तो इसमें ये फॉर्मेट में ही आएगा, पहले x स्क्वायर आएगा, फिर xy आएगा, और फिर क्या आएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ये 2 मार्क्स के लिए सम्स आते हैं। फिर फर्स्ट सम हमारा हो गया। सेकेंड सम देखोगे, इसमें फर्स्ट पार्ट में जो लाइन है यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरा लाइन है स्टूडेंट वो क्या है, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया है। सो सेम वैसे ही यहां पे भी सेम मेथड यहां पे भी यूज करना है। सेकेंड के लिए x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा जो लाइन है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंबाइंड इक्वेशन लिखो या फिर जॉइंट इक्वेशन लिखो स्टूडेंट, दोनों एक ही है, कंबाइंड इक्वेशन। सो लिखते हैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस 2y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो पहले x को तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2y को ये नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे सबके साथ। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्टूडेंट x को अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3xy हो जाएगा। फिर x को +2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। x का पार्ट हो गया। नेक्स्ट में y के लिए +2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2xy। अब ये 2 है स्टूडेंट और ये माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा 6y स्क्वायर। लास्ट में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, तो ये x के साथ में जो मल्टीप्लाई किया वो मैंने ये ब्लू मार्कर से लिखा है, और फिर बाद में जो 2y से मल्टीप्लाई किया वो हमने रेड मार्कर से लिखा है। लास्ट में ये जो -1 है, -1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +3y, और -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। सो अरेंज करते हैं यहाँ पे इसको स्टूडेंट। हम लोग पहले क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर देखो एक ही बार है तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म। फिर एक्स वाई के टर्म्स देखो कहां कहां पे, एक्स वाई के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक माइनस में 3xy और एक प्लस में 2xy। सो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, -3 + 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ xy। ठीक है, और फिर माइनस ये क्या है, 6y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, xy हो गया, y स्क्वायर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हम ना x का टर्म रखते हैं, क्या रखते हैं, x का टर्म। x के लिए यहाँ पे +2 है और एक क्या है, -x है, तो 2 में से अगर 1 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो सिर्फ +1x। और y के लिए 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, तो 7y, और ये लास्ट में क्या है, -2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारा कंबाइंड इक्वेशन हो गया। सो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझा होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमें डायरेक्ट इक्वेशंस दिए हुए थे लाइन के, हमें उनको कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना था। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए हो गया ये सम। नेक्स्ट के लिए अगर थर्ड सम देखोगे, अगर आप
थर्ड सम के लिए इसमें क्या दिया है, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू दी क्या बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है। कोऑर्डिनेट एक्सिस स्टूडेंट कौन है, एक्स है और क्या है, वाई है। सो 2, 3 से पास हो रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल में है। पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है। सो पहले 2 और 3 हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे कि देखेंगे कि वो कहां पे है पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, अब 2 और 3 अगर पॉइंट देखोगे आप, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई, एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब देखेंगे एक्स पे जो पॉइंट है वो 2 है और वाई पे कितना है, 3 है। मींस एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट डिस्टेंस जाएगा, 2 यूनिट जाएगा और वाई पे कितना यूनिट, 3 यूनिट। सो अगर हम कंसीडर करते हैं ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक्स के लिए यहाँ पे 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट डिस्टेंस है और ये कितना है, 3 यूनिट है। सो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही यहाँ पे 2,3 पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये क्या है, 2,3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है ना, ये जो पॉइंट है इससे पैरेलल, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल लाइन है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये जो वाई एक्सिस है उस पे कितना है नंबर, यहाँ पे 3 है। तो ये जो y पे लाइन होती है ना, मतलब y पे जो पॉइंट होंगे वो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब अगर इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये यहाँ पे y पे 3 यूनिट डिस्टेंस है। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट है x इक्वल्स टू 2 के लिए, इसके लिए कुछ ऐसा हो जाएगा डायग्राम। x इक्वल्स टू 2। सो यहां पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक x इक्वल्स टू 2 और एक y इक्वल्स टू 3। कोऑर्डिनेट एक्सिस के प्लेन मतलब पैरेलल थे यहाँ पे। सो ये जो y इक्वल्स टू 3 है ये पैरेलल टू x एक्सिस है और जो ये x इक्वल्स टू 2 है वो पैरेलल टू कौन से एक्सिस के है, y एक्सिस के। सो उसके बाद में अब इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना था। तो एक लाइन क्या मिला यहाँ पे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू क्या मिला स्टूडेंट, हमें 3 मिला। तो इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये +2 को ये साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड ये क्या होगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना था या फिर कंबाइंड इक्वेशन। सो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे कंबाइंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो ब्रैकेट ओपन करो स्टूडेंट, यहां पे x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। और अगर x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3x आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में -2 को y के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो -2y और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +6 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको, नहीं ये तो लाइक टर्म्स यहां पे है नहीं तो ये हो गया कंप्लीट। यहां पे कैसा बोला गया था कि एक पॉइंट दिया गया था और वहां से वो जो पॉइंट है वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। सो ये पॉइंट से पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल्स टू 2 और एक क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 3। सो दोनों इक्वेशंस को हमने पहले यहाँ पे सबको एक साइड में किया, नंबर्स वगैरह वेरिएबल्स को, और फिर उसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। काफी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला। और ये सम सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अगर 2 लाइन दिया रहता है, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इसको नोट में लिख लीजिएगा, इफ 2 lines are parallel, if 2 lines are parallel, then their slopes are equal, then their slopes are equal।
मतलब जैसे दो लाइन है तो जैसे फर्स्ट वाला स्लोप अगर m1 हो गया और जो दूसरा वाला है वो m2 हो गया, तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के लिए तो उनके स्लोप्स भी जो है वो इक्वल आते हैं। मींस क्या लिखोगे, m1 इक्वल्स टू m2। नेक्स्ट है जब परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट। सो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होता है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 आता है। इफ lines are perpendicular to each other, if lines are perpendicular to each other, then product of their slopes is equal to -1। सो यहां पे हमने क्या कंडीशन लिखा है, जब पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे, बट जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -1। सो यहां पे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट स्लोप इंटू सेकेंड स्लोप इक्वल्स टू -1। और जब भी परपेंडिकुलर दिया गया रहेगा ना तो आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई एक स्लोप दिया है और दूसरा स्लोप कैलकुलेट करना है, जैसे ये सेकेंड पॉइंट में लाइन परपेंडिकुलर है और एक स्लोप दिया है +5 दिया है, क्या दिया है, +5 दिया है, तो अगर दूसरा स्लोप कैलकुलेट करना है, ये किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए, तो हम लोग यहां पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। सो 5 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो m2 का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, -1/5। ये बताने का क्या मतलब था ना स्टूडेंट, कि जैसे जब एक स्लोप अगर हमें दिया रहता है, कुछ भी नंबर होने दो, जैसे ये +5 है, तो जो दूसरा वाला स्लोप होगा ना उसका रेसिप्रोकल करना है। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में लिखना है। सो ये हम रिलेशन ना डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे सम्स में, जब कोई भी स्लोप दिया रहेगा और दूसरा स्लोप कैलकुलेट करना रहेगा और हमें परपेंडिकुलर बोला गया रहेगा, परपेंडिकुलर बोला गया है तो क्या करोगे, स्लोप का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना है। सो ये किसके लिए था, जब लाइंस पैरेलल होंगे, और ये किसके लिए था, जब लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, सो नेक्स्ट सम यहां पे 4th वन, पासिंग थ्रू 2,3, ये पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू दी लाइंस, परपेंडिकुलर टू दी लाइंस के दिया है। और हाँ सॉरी, एक पॉइंट और बताना था मुझे कि जब लाइन का इक्वेशन दिया है यहां पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है लाइन का, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर दिया है यहां पे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब अगर हमें ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, सो उसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने लास्ट ईयर फॉर्मूला देखा था। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। जब भी कोई लाइन दिया रहेगा ना उसका स्लोप निकालना होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो स्लोप किसको लिखते हैं, m को, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है, और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, b है, तो माइनस ऑफ a अपॉन b इसका फॉर्मूला होता है स्लोप के लिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यहां पे ये नोट के जो तीनों पॉइंट्स है वो हमें यूज होंगे ये दोनों सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो यहां पे 4th वन, पासिंग थ्रू क्या बोला है, 2,3, ये पॉइंट हो गया, 2,3 से पास हुआ है और परपेंडिकुलर दिया है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ये लाइन के लिए और ये लाइन के लिए। तो हम लोग यहां पे पहले ये लिखते हैं, लेट m1 and m2 बी द रिक्वायर्ड स्लोप्स ऑफ द लाइन। ठीक है, m1 और m2 क्या है, यहां पे रिक्वायर्ड स्लोप है। अब गिवन लाइन क्या है यहां पे, गिवन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, फर्स्ट लाइन देखो क्या दिया है, फर्स्ट लाइन जो है यहां पे 3x प्लस 2y
-1 इक्वल्स टू 0 है। सो अभी हमने थर्ड पॉइंट में देखा स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है। जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको न्यूमरेटर में लिखोगे और जो y का कोएफिशिएंट है उसको क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में। तो इसका स्लोप बताओ क्या हो जाएगा। इसका स्लोप जो है, कोई माइनस साइन लिखा पहले, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x हम लोग ने लिखा 3 और कोएफिशिएंट ऑफ y स्टूडेंट 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -3/2। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रॉपर देखोगे तो ये क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया है। परपेंडिकुलर का मतलब इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है। तो फर्स्ट लाइन जो है, जो ये हमारा फर्स्ट लाइन है, उसका स्लोप हमने m1 माना है। क्या माना है, m1। तो देयरफॉर यहां पे लिखोगे रिक्वायर्ड स्लोप, रिक्वायर्ड स्लोप m1, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्यों करना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया है। तो -3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3, और ये नेगेटिव है तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, तो 2/3। सो स्टूडेंट यहां पे जो फर्स्ट लाइन था उससे हमें स्लोप मिल गया। अच्छा, ये लाइन से हमें तो स्लोप मिल गया और ये पॉइंट है। तो आप लोग बताओ, अगर जब हमें लाइन दिया है, लाइन से हमने स्लोप निकाल लिया, स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो क्या मिल जाएगा, उससे इक्वेशन मिल जाएगा, किससे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट यहां पे क्या है, 2,3 है। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, सो स्टूडेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। बट यहां पे m हम लोग नहीं लिखेंगे, कैसे, फर्स्ट लाइन है ना, तो उसके लिए हम लोग m1 कंसीडर करेंगे। उसके लिए क्या कंसीडर करोगे, m1। और ये जो गिवन पॉइंट होता है वो हमेशा याद रखना x1 और y1 होता है। सो सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें, y माइनस y1, y1 कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 इक्वल्स टू m1, m1 कितना है, 2/3 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। और ये x माइनस x1, x1 कितना है, 2 है, तो 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप लोग, तो ये जो 3 है ना स्टूडेंट, वो डिनोमिनेटर में, ये साइड आ जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ। तो 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो इसको अरेंज करोगे अगर आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2x, ये प्लस में 3y है, वो साइड जाएगा तो माइनस में 3y, -9 अगर वो साइड जाएगा तो माइनस से और एक प्लस में आ गया, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट लाइन का हमने इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट। देखो ये लाइन दिया था और परपेंडिकुलर बोला गया था, तो पहले लाइन का स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद में जो लाइन था वो परपेंडिकुलर था, तो इसके लिए इसका स्लोप हमने रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दिया। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में यहां पे जो दूसरा इक्वेशन है वो स्टूडेंट देखोगे अगर ध्यान से, वो क्या है, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेम वैसे यहां पे भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। सो स्लोप का वैल्यू देखो यहां पे क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट, x के लिए कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो यहां पे 1 अपॉन क्या होगा, -3, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1/3। बट हमने देखा कि यहां पे जो m2 है वो दूसरे लाइन का स्लोप है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्लोप m2 इक्वल्स टू, यहां पे स्टूडेंट 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो क्या लिखोगे, माइनस, तो ये -3। सो स्लोप मिल गया, स्लोप मिल गया। अब पॉइंट तो पहले से दिया है 2 और 3, पॉइंट क्या दिया है हमें, 2 और 3, ये क्या होगा, x1 और y1। सो अब हम यहां पे वापस स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि ये यहां पे हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया है, ठीक है। सो y माइनस y1, y1 के लिए क्या है स्टूडेंट, यहां पे 3 है, तो 3 इक्वल्स टू m2, m2 का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 x माइनस x1, x1 स्टूडेंट यहां पे 2 है, तो ये 2 लिखोगे, ओके। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर y माइनस 3 इक्वल्स टू
-3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, -3x हो जाएगा और ये +6। -3x अगर ये साइड आ जाएगा तो +3x और y एज इट इज यहाँ पे +6 अगर ये साइड आएगा तो -6। -3 -6 क्या हो जाएगा, -9 = 0। अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना था, जॉइंट इक्वेशन निकालना था या फिर बोल सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन निकालना था। सो देखो ये सब सम्स सॉल्व कैसे करना होता है ना, कि पहले यहां पे ये कंडीशन दिया है कि जो पॉइंट है वो 2, 3 है और परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर से हमें ना दो स्लोप मिल जाएंगे और दो स्लोप मिल गए और एक पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, तो एक बार एक पॉइंट लेना है, सॉरी एक बार एक स्लोप लेना है और एक पॉइंट लेना है, फिर ये स्लोप लेना है और ये पॉइंट, उससे दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो जब दो इक्वेशंस फ्रेम हो गए तो अब क्या करोगे ना, यहाँ पे दोनों का जॉइंट इक्वेशन के लिए, मतलब जैसे हमने सेकंड सम सॉल्व किए थे ना वैसे इसको भी अब सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे 2x माइनस ऑफ 3y प्लस 5 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा 3x प्लस y माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0। अब हम 2x को सबके साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट 2x को जब सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर, 2 इंटू 1 2xy और 2 इंटू -9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ 18x। ओके, नेक्स्ट क्या है 3y है, ये माइनस में है स्टूडेंट और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 9xy। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3y स्क्वायर और लास्ट में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 27y। ठीक है, अच्छा इसके बाद में लास्ट के लिए देखोगे तो +5 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो +5 को जब सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15x, 5 इंटू y कितना हो जाएगा 5y और स्टूडेंट 5 इंटू -9 क्या होगा माइनस ऑफ 45 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें भी अरेंजमेंट करते हैं। तो पहले x स्क्वायर का टर्म 6x स्क्वायर, xy के लिए ये है 2xy और -9xy, सो कितना हो जाएगा ये -7xy। फिर स्टूडेंट y स्क्वायर का टर्म -3y स्क्वायर। अच्छा x के लिए यहां पे 18 है, 18x है और यहां पे ना +15 है तो -18 और +15 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3x हो जाएगा। और y के लिए स्टूडेंट एक ही है, क्या है +5y और माइनस ऑफ ये कितना है, सॉरी y के लिए भी 2 है, 27 है और 5 है तो 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 और माइनस ऑफ 45 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ये क्वेश्चन में दोनों लाइन के परपेंडिकुलर दिया था, बट ना जैसे हमने फोर्थ वाला सम सॉल्व किया, पहले स्लोप निकाला फिर पॉइंट था, स्लोप पॉइंट फॉर्म से एक इक्वेशन निकाला, सेम यहाँ पे भी वैसे ही और फिर दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब उसके बाद में जो लास्ट वाला सम है ना, इसमें देखो ये पॉइंट है एक के पैरेलल दिया है, मतलब ये लाइन में ना स्लोप चेंज नहीं करोगे आप लोग, ये लाइन में स्लोप चेंज नहीं करना है क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल है और दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है। जो पहले वाला सम था उसमें दोनों के परपेंडिकुलर था इसलिए दोनों का स्लोप चेंज किया, और जो लास्ट वाला सम है स्टूडेंट इसमें ना एक के पैरेलल है और दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल वाले में स्लोप चेंज नहीं करना, परपेंडिकुलर वाले में चेंज करना है और बाकी सेम एज इट इज यहां पे वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, सो आज के लिए हम लोग यहां पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।